हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट गाइस। तुम लोग योद्धा हो, वॉरियर्स। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर दौड़ते दौड़ते गिर जाओ तो फिर उठ जाना, फिर गिर जाओ फिर उठ जाना, और हर मुसीबत से बोलना मैं हारा हूं लेकिन खुद से नहीं हारा हूं, और जब तक मुझ में जीतने की दीवानगी है, वो पागलपन है, वो पैशन है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। हार गया उसका मुझे कोई गम नहीं, पर खुद से कभी नहीं हारना। ऑल द बेस्ट गाइस। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हमारे फिजिक्स के 12th के बोर्ड के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हम लेते हैं जो ये स्टेट बोर्ड के लिए स्ट्रिक्टली है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो पहला टॉपिक इनका जो है उसका नाम है रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है वो। तो एक तो रेडियल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर तुम्हारे कोर्स में हो तो जरूर पढ़ के जाना। A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, माइनस साइन लग जाती है इसमें। ये अगर डेरिवेशन आपके कोर्स में तो पढ़ के जाओ, नहीं है तो मत पढ़ो, चांसेस हैं, पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। एक रेडियल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। V इक्वल टू अंडर रूट म्यू RG, इसको बोलते हैं सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है कि एक रोटेटिंग डिस्क है, यानी कि हमारा ग्रामोफोन है, और उसका रेडियस दे रहेगा 8 सेंटीमीटर, कुछ भी रेडियस दे रहेगा। वो बोलेगा कि एज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉइन रखी गई है, तो इसको इतने आरपीएम से घुमा दिया है। तो जो आरपीएम दिए रहेगा उसको आप डिवाइड बाय 60 कर देना। जैसे मान लो 120 आरपीएम है तो डिवाइड बाय 60 कर देना, समझ गए? तो वो आरपीएस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से एंगल अगर डिग्री में दिया है, एंगल जो होता है थीटा अगर डिग्री में दिया है, तो आपको करना क्या है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देना, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से v इक्वल टू रूट में आ रही। और एक और फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, यानी कि जो कोनिकल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है रूट L cos थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन आ जाएगा। अब एक और है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का फॉर्मूला था tan थीटा, है ना, v इक्वल टू अंडर रूट, है ना, क्या था RG tan थीटा, है ना, ऐसा एक फॉर्मूला था। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में भी एक फॉर्मूला इसका है, तो आप वो पढ़ लेना, समझिए। तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन RG होता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन RG होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट GR होती है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 5GR होती है। तो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वो बोलता है कि एक हाइट निकालो कि कितनी हाइट पे एक बॉल रखी जाएगी या एक कॉइन रखी जाएगी, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और वो हाइट से एक स्लेंट रहेगा, यानी कि बिल्कुल स्मूथ एक वो रहेगी। और वो बोलता है कि इसने अगर 30 डिग्री बना लिया, कितना बना लिया, 30 डिग्री बना लिया, तो ये यहाँ से गिरती है। जब ये यहाँ से गिरती है तो इसको कितना, मतलब 30 डिग्री मत रखो, कितना हाइट इसको बढ़ानी पड़ेगी, कितनी हाइट इसकी बढ़ानी पड़ेगी कि जब ये गिरेगा तो गिरने के बाद इसे गोल घूम जाएगा, वर्टिकल, समझिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v इक्वल टू अंडर रूट 5GR, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अंडर रूट 5GR रहेगी तभी ये गोल घूमेगा, नहीं तो नहीं घूम पाएगा। दूसरी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh रहती है, और यहाँ पर रहता है तो काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाई r होती, समझिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है वही काइनेटिक एनर्जी नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा देंगे। mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mgh, ये फॉर्मूला लगा देना।
तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बाई आर ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh फॉर्मूला लगा देना। अब आप यहाँ पे v स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 5gr। आप दोनों को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू 5gr हो गया। आप g कैंसिल कर दो, h इज इक्वल टू जाएगा 5/2r है ना, h इज इक्वल टू जाएगा 5/2r ऐसा हो जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, आप इसको सॉल्व करोगे mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mgh, v mm कैंसिल हो गया है ना, ये क्या है, अच्छा यहां पर r है, अच्छा r तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर होगा, नीचे r तो रहता ही, हाफ mv स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी और ये mgh होता, सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर होगा, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr आ गया। ऐसे तरह से हाइट निकाली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को वो पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप अच्छा करेगा कि आ जाए एग्जाम में तो बड़ी खुशी की बात है। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, जो यहाँ पर आ सकता है, ये है आपका रोटेशन मोशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर अर्थ श्रिंक होकर हाफ हो जाती है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी ड्यूरेशन क्या होगा, यानी रोटेशन का। तो फॉर्मूला यूज करना I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। एक बात हमेशा याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। तो इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन क्या आता है कि एक बैलेट डांसर है या एक लड़का रोटेटिंग टेबल पे ऐसे आर्म्स आर करके आउट स्ट्रेच करके एक डंबल्स लेके खड़ा हुआ है और वो ऐसे ऐसे घूमता है और जैसे हाथ अंदर करता है तेजी से घूमने लगता है। तो बोलना जब वो हाथ फैलाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया सेंटर से। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। जैसे वो अंदर करेगा तो एक्चुअली दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। तो जैसे आप हाथ अंदर करोगे तो रेडियस कम होने के कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सडनली डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आंसर वही आना चाहिए, तो एकदम से एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आई समझ में आपको। तो इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो वो एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन पूछ लेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। वैसे इस बार जो आपको डेरिवेशन आ सकता है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आ जाएगा आपको, वो कर लेना, सुनिए। इसके बाद I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 है, मतलब अर्थ जो है वो कंसीडर करते हैं कि स्फेरिकल है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। क्या हो जाएगा 2/5 mr² हो जाएगा। इसको R1 मान लेना, क्योंकि पहला जो रेडियस है वो बड़ा है, दूसरा रेडियस क्या है, छोटा है। वो बोल रहा है ना कि R2 जो है वो हाफ ऑफ द R1 है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2R2। क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू 2R2 हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T, इसको T1 मान लो। अब हम मान लो कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे, तो अपन यहाँ पर 24 घंटे पुट कर देंगे, समझिए। अब ये I2 लेंगे 2/5 mr² इंटू 2π/T, इसको T ले लेते हैं, चलो T ले लेते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, सब कट उठा के आपका आंसर आएगा 6 घंटे। आपका देखो ये कटिया, आप ये 2/5 काट दो, 2/5 काट दो, m काट दो, ये सब काट दो, तो आपका आंसर आएगा 6 घंटे। 4 2 जो 4 6 4 जो 24, आपका आंसर आएगा 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे में पूरा दिन हो जाएगा, जो 24 घंटे उसकी जगह टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 6 घंटे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। इसके बाद आपको पूछ सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, लेकिन हो सकता है लास्ट ईयर शायद आया हुआ है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन mk² होता है, यानी जो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि पूरी बॉडी का जो वेट या मास कंसंट्रेट हो रहा है, वो पॉइंट से लेकर रोटेशनल एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करने का क्वेश्चन आ सकता है। मान लो ये स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, तो इसका रेडियस R है, तो वो बोलता है इसका आप कंपेयर करो रेडियस ऑफ गायरेशन और जो रेडियस है उसको कंपेयर करो, तो K और R के बीच में रिलेशन पूछेगा वो।
तो मालूम है स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है, और जो आपका ये रहता है रेडियस ऑफ वायलेशन होता है m² m कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू 2/5, है ना, 2/5 हो जाएगा, k² अपॉन r² वो k² अपॉन r² इज 2/5, बरोबर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे √, लग जाएगा, तो इसका रेशियो क्या मिला, √2:5। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो तुमको एग्जाम में आ सकते हैं, समझ गए। इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद हम देखें तो एक और पैटर्न होता है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो है हमारा, वो पैटर्न है हमारा, जैसे आपको दे देंगे कि एक ये हाइट है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से स्फीयर गिराया जाता है, रिंग गिराई जाती है, और डिस्क गिराई जाती है। डिस्क है, ये रिंग है और ये स्फीयर है, तीनों गिराई जाती है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा वो पहुंचेगा। तो आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज करना g sin थीटा अपॉन 1 माइनस v k² अपॉन r², ये फॉर्मूला यूज करना। अब आप क्या करना, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्फीयर का वो 2/5 mr² रहेगा, इसका निकालोगे तो mr²/2 आ जाएगा, डिस्क का और रिंग का आएगा mr², वो पुट करके सॉल्व कर लेना। कई बार पूछ लेते हैं कि साइकिल में स्पोक क्यों यूज करते हैं, तो लिखना कि साइकिल में स्पोक यूज करते हैं ताकि जो डिस्क ना बने वो रिंग रहे, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी यूज स्पोक इन अ साइकिल। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये फॉर्मूला यूज करके कई न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तुम्हारे। अब इसके बाद आपको अगर लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में वो पूछेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एग्जाम में आएगी आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ के चले आइए आप, समझिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर नहीं भी याद रहती है तो सीधे फॉर्मूला लिख देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास विद द सम ऑफ moment of inertia of a parallel axis passing through center of mass to the product of whole mass of the body to the square of the distance between two parallel axes। जो parallel axis है, दो axis का प्लूरल क्या होता है, axis होता है, तो वो नाम यूज करना प्रॉपर। जब भी कोई थ्योरम लिखते हो, कोई करते हो, तो उसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है बुकिश होनी चाहिए, जैसा बुक के अंदर है वैसी होनी चाहिए। आप बराबर प्रूफ, हैंस प्रूफ पूरा अच्छे से आप लिखिए। तो ये फॉर्मूला लिख देना, इस फॉर्मूले को बना देना उठा के। इसी तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में Ix Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वो बोलेगा कि एक ऐसा एक डिस्क है और वो डिस्क के पैरेलल, यानी जो डिस्क होता है, ये गोल डिस्क होता है, उसके पैरेलल एक्सिस है, यानी डिस्क के पैरेलल एक्सिस, ये डिस्क की क्या हो गई, पैरेलल एक्सिस हो गई XY। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। तो आपको पहले एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो दोनों थ्योरम मिला के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में आएंगे। इस तरह से आपका ये चलेगा। आपको एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। एक बात मैं तुम बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे तुम्हारी अगर एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है तुम्हारे पास, तो मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आ सकता है एग्जाम में, ये 13 नंबर का क्वेश्चन मेरे को काफी अच्छा लगा, 9th नंबर का मेरे को क्वेश्चन काफी अच्छा लगा है, 17th नंबर का क्वेश्चन अच्छा लगा है, और 19th नंबर का एक क्वेश्चन अच्छा लगा है मेरे को। और मैं बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कोनिकल पेंडुलम है वो एग्जाम में आ सकता है, उसका डेरिवेशन पढ़ के जाओ, या तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे L cos थीटा अपॉन T। तो हमारा रोटेशन मोशन के ऊपर और सर्कुलर मोशन के ऊपर जैसे क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि ये आ गया आपका फ्लूइड। फ्लूइड में आप जो पढ़ोगे, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा ये पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक आप पढ़ के जाइए पास्कल लॉ में। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर बोल रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करके जाओ, एक बार रीडिंग लगा लेना आप। लेकिन आगे चल के मैं बताता हूँ एक डेफिनेशन आएगी एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आएगी।
और कौन कौन से फैक्टर सरफेस टेंशन पे डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे क्या है कि आप सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, तो जो नमक होता है वो मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, आपका मुंह बंद हो जाएगा। और जब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाओगे, जैसे रॉकेल होता है यानी कि केरोसिन ऑयल डाल दो या जो भी उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता वो चीज़ डालोगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। किसी को गर्म करते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत साल पहले कि व्हाई हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड वन, तो बोलना हॉट सूप का या गर्म होने के कारण उसका सरफेस टेंशन कम होता है, तो जीभ पे ज़्यादा फैल जाता है और हम उसका स्वाद ले पाते हैं। दूसरी बात, ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होते हैं? ड्रॉप स्फेरिकल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करने की कोशिश करते हैं, और मिनिमम सरफेस एरिया पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में वो रहना चाहता है, तो इसलिए ड्रॉप्स अपने सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए स्फेरिकल हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, जो एक क्वेश्चन है मैं तुम्हें बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसको मैं करीबन 70% चांसेस दूंगा ये डेरिवेशन के। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा है। तो जो ड्रॉप रहता है, ड्रॉप का जो फॉर्मूला रहता है वो आपका, आप वर्क डन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि आपका हमारा फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो सरफेस टेंशन आपका किसी भी लिक्विड का दिया रहता है, और सरफेस एरिया के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 8 पाई आर स्क्वायर। मान लो अगर आपका जो बबल है उसको बड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या करना, 4/3 होता है ना, 4/3 हमारे स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का डबल हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर का डबल हो जाता है क्योंकि 8 हो जाता है। आप ये आर पुट करोगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपको ड्रॉपलेट का आ सकता है। 1 मिलियन ड्रॉपलेट कुलीज मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और ये n की वैल्यू दी है 1 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, तो आपका आंसर आएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू 100 आर। और फिर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना सरफेस एनर्जी का, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 पाई, है ना, ये हो जाएगा n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इस टाइप का एक फॉर्मूला है इनटू सरफेस टेंशन। इस टाइप का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ये चेंज हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, आप देख लेना। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है आपका ये कैपिलरी राइजिंग मेथड। तो कैपिलरी राइजिंग मेथड अच्छे से पढ़ के जाना। और एक है ना, एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, और वो क्वेश्चन रहता है आपका जो आपका ये जो वेक्टर रिजोल्यूशन रहते हैं, ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज रहेगा, जो मॉलिक्यूलर वेक्टर डायग्राम के हिसाब से वो बनाए हुए हैं कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेम पार्टिकल के बीच में लग रहे थे, कोहेसिव फोर्सेस अलग अलग पार्टिकल के बीच में लग रहे थे, एडहेसिव फोर्सेस। उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप ना ये जरूर पढ़ लेना कि इफेक्ट ऑफ ऑन सरफेस टेंशन। अब मैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो तुम्हें एग्जाम में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको जरूर पढ़ के जाना तुम लोग। इसका नाम है लैप्लास लॉ फॉर द स्फेरिकल मेम्ब्रेन, यानी ड्रॉप और उसके लिए लैप्लास लॉ आने के चांसेस है। और कैपिलरी राइजिंग मेथड अगर तुम्हारे कोर्स में है, क्योंकि शायद 11th में डाल दिया हो, कैपिलरी राइजिंग है तुमको, तो कैपिलरी राइजिंग है तुमको, कैपिलरी राइजिंग पढ़ लेना। और है ना ये जो बर्नौलिस थ्योरम अगर कोर्स में है तुम्हारे, तो बर्नौलिस थ्योरम पढ़ के जाओ। बर्नौलिस थ्योरम क्या बोलता है कि बर्नौलिस थ्योरम है तुमको, तो बर्नौलिस थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपकी 3 एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का एनर्जी का जो सम होता है वो हर जगह पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। किसी भी शेप का अगर वो पानी फ्लो हो रहा है पाइप से, और वो पाइप की कंडीशन है कि पाइप का जो पानी वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहे और टर्बुलेंट फ्लो में ना रहे, और वो अपना जितना भी उसके आइडियल फ्लूइड की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। तो ये आप पढ़ के जाओ। अब मैं ओवरऑल इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि विंडी डेज में जो छतें होती हैं घरों की उड़ जाती हैं,
तो आप बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार क्या बोलता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम रहेगी, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ प्रेशर कम रहेगा। तो जो शीट्स होती हैं उसके ऊपर कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब यहाँ एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, इस कारण से वो उसको ब्लोन ऑफ कर देता है। तो जो एक और क्वेश्चन होता है कि जो आप फिनिट मारते हो या स्प्रे करते हो, उसमें भी जब अपन इसे दबाते हैं तो जो छेद रहता है, जो कंटेनर का उसके ऊपर छेद रहता है, उसके ऊपर की एयर तेजी से मूव करती है, तो प्रेशर लो हो जाता है और अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, फट से लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर से जो आ सकता है मैं बताता हूँ। अगर बर्नौलीज थ्योरम पढ़ लो, कैपिलरी राइजिंग मेथड पढ़ लो, आप लाप्लेस इक्वेशन है वो पढ़ के जाओ, और इधर देखें तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो जो पढ़ के जाओ उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चंस आएंगे। ऑल द बेस्ट। अब रहा सवाल तुम्हारे जो एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुमको, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और वो आ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी की पेज है 54 पेज है, इसमें 9th नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपका 6th नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपका 12th नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपका 23rd नंबर का और 19th नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मैं आपको बताता हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जाके पढ़ के जाओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका जो इंटरनल एनर्जी का और सीपी और सी की जैसा रिलेशन है वो जरूर पढ़ के जाओ। मेयर्स रिलेशन पढ़ के जाओ, अगर तुम्हारे कोर्स में हो CP - CV = R, अगर वो है तो पढ़ के जाओ। प्रेशर एक्सीडेंट बाय द गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर शायद से पिछले साल पूछा है, लेकिन पूछा है तब भी उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्रेशर एक्सीडेंट बाय द गैस। दूसरी बात वो बोलता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बॉयज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पोस्टुलेट। तो काइनेटिक पोस्टुलेट के बेसिस पे जो करते हैं तो आपका फॉर्मूला रहता है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mc²/V। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम ये हमें मान रहे हैं कि जो हमारा बॉयज लॉ होता है वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द मास भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये हमारा बॉयज लॉ होता है। वो डेफिनेशन जरूर दे देना और साथ में लिखना कि काइनेटिक पोस्टुलेट के हिसाब से प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड कर दो और ये 3 को आगे भेज दो। क्या कर दो? 3 को आगे भेज दो, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। अगर आपको मालूम है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस तरह से हम बॉयज लॉ को प्रूव कर देते हैं। कई बार बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2p करके प्रूव करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। आप देखो, ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पर वॉल्यूम है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर चले आएगा और इसको नीचे भेज दो प्रेशर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काइनेटिक पोस्टुलेट के बेसिस पे हमारा बॉयज लॉ और ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। और अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन याद आया मेरे को। एक और क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारी जो गैस है उसकी RMS वेलोसिटी पूछ लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप लोग। C = नहीं, क्या हमारे पास फॉर्मूला है C = √3RT/m। 3RT/m। m तो मोलार मास होता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। गारंटेड पढ़ के जाओ, गारंटेड आने वाला है। अब वो बोलता है कि RMS वेलोसिटी जो है 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या है? तो C1/C2 = √T1/T2 फॉर्मूला यूज करना। बहुत सिंपल है। हमारा जो केल्विन टेम्परेचर, केल्विन इनपुट करना 273 केल्विन। तो वो बोलेगा कि 273 केल्विन पे उसकी वेलोसिटी जितनी थी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? C2 = 2 टाइम्स ऑफ द C1। तो यहाँ पे पुट कर देना और सॉल्व कर देना। और अगर मान लो बोलेगा कि एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। दो क्वेश्चन आएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन
वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ मोलार मास ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि वो देखो आर और टी तो कांस्टेंट ही रखेगा, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना बेटा, भगवान करे तुम्हारा सब अच्छा हो। हाँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ के चले आना तुम लोग हैं। और वो जो है ना, मैंने तुम बताया कि मेयर्स रिलेशन हो गया और मोनोटॉमिक गैस के लिए जो रिलेशन है ना, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग तो छोड़ के मत जाना, तुम्हारी वाट लगा देंगे लोग। मैं बता रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सीपी सीवी के बीच में रिलेशन है, वो गामा इज इक्वल टू जो ना एडिबेटिक फैक्टर होता है डायटोमिक गैस के लिए 1.41, वो सब वैल्यूज पढ़ के जाने का है। ये जो गामा होता है, गामा होता है सीपी बाई सीवी होता है, स्पेसिफिक सीपी बाई सीवी है। तो ये होता है हमारा सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देनी, मतलब 1 ग्राम 1 मोल या जो भी गैस है उसको 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए हीट देनी पड़ती है, वही सीवी कहलाता है। कांस्टेंट प्रेशर पे तो सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी। इस तरह से आप ये पढ़ के जाना। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम लोग आ जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो फेरिस ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपको। दूसरा है ये आपका एक क्वेश्चन आएगा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। वो जो डायग्राम बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें वेवलेंथ और रेडिएशन पावर का डायग्राम बनाए, उसके पॉइंट दिए हुए, कर्व के पॉइंट दिए एक्सपेरिमेंटल, वो पढ़ के जाओ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ के जाओ। देखो क्या होता है कि कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो गैस होती है वो लाल कलर के रेडिश या येलोइश कलर में जलती है और कभी कभी ब्लू कलर में जलती है, तो हम लोग ब्लू फ्लेम को रखना चाहते हैं। तो वो क्या बोलता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा दिख रही है तो उसका टेम्परेचर कम है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो वही वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल टी। बी की वैल्यू क्या होती है 2.87 इंटू 10⁻³ है ना। इस तरह से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ के जाओ। अब आप क्वेश्चन आते हैं जिसका टॉपिक चैप्टर पेज का नंबर है 73। इसमें मैं अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो बोलूंगा अच्छा एथेरोनमस डायथेरोनमस सब्सटेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायथेरोनमस यानी दोनों तरफ, जब रेडिएशन को पास होने देगा तो डायथेरोनमस, नहीं होने देगा तो एथेरोनमस, खत्म। डाय मतलब दोनों तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 के ऊपर एक दिया हुआ है एथेरोनमस डायथेरोनमस, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 8 के बाद आपका क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है 14th नंबर का इंपॉर्टेंट, जो भी फॉर्मूला बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20th इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 22nd इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आएगा। अब आज के दिन मैं इतने ही टॉपिक को रखता हूं, आपको मंडे के दिन फिर से क्वेश्चन बनाऊंगा और तुम्हें भेजूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।